हर पेरेंट्स शिकायत करता है कि उनका जो बच्चा है वो आजकल झूठ ज्यादा बोलने लग गया, झूठ बोलता है। बच्चा चोरी कर लेगा लेकिन कहेगा कि मैंने चोरी नहीं की। जो इस तरह का बिहेवियर जो बच्चा दिखाता है उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। तो ये जो हमारा टॉपिक रहता है, इसका जो आंसर मिलता है हमें, इसका आंसर मिलता है कोलबर्ग की थ्योरी में, जो कि कोलबर्ग एक थिंकर है। तो कोलबर्ग की थ्योरी क्या है कि थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, कि बच्चा जो झूठ बोलता है उसके पीछे कारण क्या है, कि जो बच्चे की मोरल डेवलपमेंट या जो नैतिक विकास होता है बच्चे का, वो कैसे होता है, वो एज के हिसाब से किस तरह से, मेच्योरिटी के हिसाब से किस तरह से बदलता रहता है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो लॉरेंस कोलबर्ग है वो कौन है। देखिए, लॉरेंस कोलबर्ग जो थे वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, जिनका 1927 में बर्थ हुआ था और 87 में इनकी डेथ हो गई थी। और जो ये इन्फ्लुएंस थे या इंस्पायर्ड थे, वो थे हमारे जो पहले थिंकर है, हमने जो पढ़े थे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, संज्ञानात्मक विकास के जो पहले थिंकर पढ़े थे पियाजे, उनके काम से इंस्पायर्ड थे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो काम है पियाजे का, उससे प्रभावित थे ये। तो उससे प्रभावित होकर इन्होंने अपना जो थ्योरी दिया, कंसेप्ट दिया है मोरल डेवलपमेंट की, बच्चे का जो नैतिक विकास होता है वो कैसे होता है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो इन्होंने जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिस्कशन का, वो क्या रहेगा कि मोरल डेवलपमेंट के लेवल कितने हैं, क्योंकि 3 लेवल है मोरल डेवलपमेंट के और हर लेवल में 2 स्टेजेस है। तो टोटल हमारी स्टेज बनेगी 6। स्टेज कितनी बनेगी? 6। और लेवल कितने हैं हमारे? 3 लेवल है और स्टेज कितनी है? 6 है। तो पहली जो हमारी लेवल रहता है पहला, उसको हम बोलते हैं प्री कन्वेंशनल। पहली हमारी क्या है? प्री कन्वेंशनल। सेकंड क्या है? कन्वेंशनल। और थर्ड क्या है? पोस्ट कन्वेंशनल। यहाँ पे मिस्टेक है, स्पेस होना चाहिए था यहाँ पे। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, ये 3 लेवल लॉरेंस कोलबर्ग ने अपनी थ्योरी में दी है। इसके बाद हम देखते हैं, ये देखिए पिक्चर से आपको समझ आएगा कि कैसे पोस्ट कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, ये इनकी स्टेजेस है अलग अलग। इसमें लेवल 3 है और स्टेज कितनी है? 6। हर लेवल में 2 स्टेज है, तो 3 लेवल अगर तो स्टेज कितनी होगी? 6 स्टेज हो गई। इनके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। अब ये देखिए कि जो पियाजे थे हमारे सबसे पहले थिंकर थे, वो जो आंसर देते हैं वो किस चीज का आंसर देते हैं कि बच्चा जो होता है, बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है, बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है। उन्होंने कहा कि 4 स्टेजेस होती हैं, जो हमने याद की थी कि हमने ट्रिक बनाई थी एक, कि समोसा, पकौड़ा, चटनी फ्री में, उस हिसाब से। तो हमने जो पियाजे के बारे में पढ़ा कि बच्चे का विकास कैसे होता है, पियाजे ने इसके बारे में बताया, 4 स्टेजेस दी। हमने उनके कंसेप्ट पढ़े थे, एसिमिलेशन पढ़ा था, एकोमोडेशन पढ़ा था, स्कीमा पढ़ा था। तो इसमें कहीं भी पियाजे जो है मोरल डेवलपमेंट कैसे होगा बच्चे का, इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करते। इसके बाद जो हमारे थिंकर आते हैं, ये हमने स्टेजेस पढ़ी थी पियाजे में, सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट, फॉर्मल। और इनके बाद जो हमने थिंकर डिस्कस किया था, वाइगोस्की क्या था। तो वाइगोस्की ने क्या कहा था कि जो लर्निंग होती है वो सोशल होती है, वो लैंग्वेज से होगी, वो कल्चर से होगी। ये सारी चीजें हमने वाइगोस्की के बारे में पढ़ी थी कि इन्होंने कुछ और टर्मिनोलॉजी दी थी, जेडपीडी, एमकेओ, ये सारी चीजें हमने वाइगोस्की में डिस्कस की थी। तो वाइगोस्की ने भी कहीं ये नहीं कहा कि बच्चे का जो मोरल डेवलपमेंट है वो किस तरह से होगा। तो हमारे जो थिंकर है कोलबर्ग, इन्होंने बताया कि हाउ चाइल्ड थिंक अबाउट राइट एंड रॉन्ग, कि जो बच्चा होता है वो ठीक और गलत के बारे में कैसे सोचता है। तो इसलिए इनकी थ्योरी का नाम क्या है? मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है। तो कोलबर्ग क्या कहते हैं कि मोरल डेवलपमेंट इज नॉट अबाउट लर्निंग गुड हैबिट्स। मोरल डेवलपमेंट का मतलब कोलबर्ग के अकॉर्डिंग ये नहीं है कि बच्चा अच्छी हैबिट्स सीखे, इट इज अबाउट चेंज इन मोरल रीजनिंग। ये इनका जो डिस्कवर कर रहे थे ये, या जो एक्सप्लेन करना चाहते हैं कोलबर्ग यहाँ पे, कि मोरल रीजनिंग, जो मोरल रीजनिंग होती है हमारी, वो एज के हिसाब से कैसे चेंज हो जाती है, उसके बारे में ये जो हमारे कोलबर्ग है ये बताना चाहते थे कि हाउ अ पर्सन जस्टिफाई हिज डिसीजंस विद एज एंड मैच्योरिटी, कि मैच्योरिटी के साथ कैसे एक व्यक्ति अपने जो मोरल रीजनिंग होती है, कोई भी चीज अगर करेगा व्यक्ति, उसके पीछे का जो मोरल रीजनिंग देगा वो अकॉर्डिंग टू एज अलग अलग मोरल रीजनिंग होगी। तो एक बड़ा फेमस कोलबर्ग ने एक्सपेरिमेंट किया था, जिसको हम बोलते हैं हिंज डिलेमा या डायलेमा। तो ये क्या था? ये द स्टोरी बिहाइंड कोलबर्ग थ्योरी। देखिए, ये जो हमारे है क्या है, ये एक व्यक्ति है जिनका नाम है हिंज। ये एक इनकी जो वाइफ है वो क्या है, उनकी जो तबीयत है, या हमें कहें कि बहुत ज्यादा बीमार है, लेकिन जो वो इनके लिए जो दवाई चाहिए, मेडिसिन चाहिए, वो इस केमिस्ट के पास मिलेगी हमें। और ये केमिस्ट क्या कह रहा है कि जो उसका प्राइस है और जो होना चाहिए दवाई का, कि इसके अकॉर्डिंग जो इसके पास पैसा है ये बहुत महंगी दे रहा है। अब फार्मासिस्ट क्या कह रहा है कि मैं तो लीगली मेडिसिन बेच रहा हूं, अब मैंने इसका पेटेंट लिया है तो मैं अपनी मर्जी से कितनी भी महंगी उसको बेच सकता हूं। अब इसके पास उतना पैसा नहीं है। तो यही जो सवाल है
जो कोलबर्ग है हमारे, उन्होंने बच्चों से पूछा कि क्या हिंज को, डिलीमा यही है, डिलीमा होता है दुविधा, या एक हम ऐसी सिचुएशन में कहीं हम स्टक हो जाते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें, कि हमें ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जब यही सिचुएशन यहाँ हिंज के साथ हुई है कि क्या हिंज को, अब ये जो दवाई है जो उसकी लाइफ सेविंग ड्रग्स है उसकी वाइफ के लिए, क्या हिंज को वो चोरी कर लेनी चाहिए, स्टीलिंग कर लेनी चाहिए? अगर वो स्टील करेगा तो ये मोरली गलत होता है स्टीलिंग। यही जब सवाल बच्चों के सामने कोलबर्ग ने रखा तो बच्चों के जो रिस्पॉन्स थे वो अलग अलग थे, एज के हिसाब से अलग अलग रिस्पॉन्स थे अलग अलग बच्चों के। तो हम यही देखेंगे आगे। देखिए इसमें कि ए मैन वाइफ इज डाइंग, अब हिंज की जो वाइफ है वो मरने वाली थी। वन केमिस्ट हैज द मेडिसिन बट इज सेलिंग इट फॉर 10 टाइम्स द कॉस्ट, कि जो कॉस्ट थी दवाई की उससे 10 गुना महंगी बेच रहा था वो केमिस्ट जो था। हिंज एज नो मनी, कि हिंज के पास कोई पैसा नहीं है। शुड ही स्टील द मेडिसिन टू सेव हिज, क्या उसको जो मेडिसिन है उसको चोरी कर लेना चाहिए ताकि उसकी वाइफ बच जाए? कोलबर्ग फाउंड दैट पीपल गेव डिफरेंट आंसर्स बट मोर इंपॉर्टेंटली दे गेव डिफरेंट रीजंस फॉर दिस सेम आंसर। अब हो सकता है कि ये कहे कि एक बच्चा कहे कि हाँ उसको चोरी कर लेनी चाहिए, दूसरा बच्चा कहता है कि नहीं ये चोरी करना गलत होता है, तीसरा बच्चा कहे कि नहीं उसको जो है कि तीसरा ऑप्शन थर्ड ऑप्शन दे दे वो। तो जो हमें ये नहीं देखना कि बच्चे ने क्या कहा क्या नहीं कहा, हमें ये देखना है कोलबर्ग ने ये समझा कि जो बच्चे हैं अलग अलग आंसर दे रहे हैं उसके पीछे की जो रीजनिंग है उनकी, वो रीजनिंग क्या है वो हमें समझना है। अब बच्चा चोरी कर ले कहता है कि हाँ, एक बच्चा कहता है चोरी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो कहेगा कि नहीं करनी चाहिए। हमें ये नहीं देखना कि बच्चे ने हाँ कहा ना कहा, हमें ये देखना है कि जब वो चोरी करने के लिए अगर हाँ कहता है तो उसके पीछे की रीजनिंग क्या देता है वो, कि चोरी क्यों करनी चाहिए। अगर कहता है कि नहीं चोरी करनी चाहिए तो उसके पीछे की जो रीजनिंग है, जो लॉजिक देगा वो लॉजिक क्या है, वो लॉजिक हमें समझना है, और वही हिंज डिलेमा है और यही हमारे कोलबर्ग का मॉडल डेवलपमेंट थ्योरी है। तो अब इसमें हम आते हैं कि किस तरह से जो हमारे कोलबर्ग थिंकर है उन्होंने कितनी लेवल दिए। हमने देखा था 3 लेवल दिए। तो सबसे पहला जो हमारा लेवल है कौन सा है? प्री कन्वेंशनल लेवल, जो कि एज 4 से लेके 10 साल तक के बच्चे इसमें आएंगे। अब इस स्टेज में क्या होता है, अब आप इस एज से लगाओ कि जो बच्चा 4 से लेके 10 साल तक का होगा। पहले तो कौन सी स्टेज है? प्री कन्वेंशनल। हमने 3 स्टेज ही देखी है कि 3 स्टेज के बारे में डिस्कस करता है कोलबर्ग, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और फिर पोस्ट कन्वेंशनल। अब इसमें प्री कन्वेंशनल में क्या है? अब लेवल फर्स्ट है प्री कन्वेंशनल। इसमें क्या होता है कि मोरालिटी जो होती है बच्चे की, जो बच्चा नैतिकता के जो सोचता है समझता है नैतिकता को, या नैतिकता के अकॉर्डिंग वो कि किस तरह से किसी बात पे वो रिएक्ट करेगा, कि बच्चे के दिमाग में इस टाइम मोरालिटी नैतिकता है क्या। तो इस टाइम जो बच्चे की मोरालिटी डिपेंड करती है सिर्फ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट पे। क्यों करती है? कि बच्चा जो भी कुछ कार्य करेगा या मोरालिटी जो उसके कंसेप्ट है वो रिवॉर्ड पे और पनिशमेंट पे, दंड के डर से, फियर से ही वो मोरल डिसीजन ले पाता है। क्यों? क्योंकि बच्चा इस टाइम क्या है? इमेच्योर है, एज के हिसाब से भी और मेंटल डेवलपमेंट के हिसाब से भी। अब इसमें हमने देखा था कि हर लेवल के अंदर 2 स्टेजेस है। तो हमारी जो प्री कन्वेंशनल लेवल है इसमें 2 स्टेज कौन सी है? स्टेज पहली। अब पहली स्टेज में क्या है कि बच्चा जो होता है वो ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन होता है, कि बच्चा जो भी डिसीजन लेगा वो या तो जो सजा होती है, दंड होता है, उसके फियर से लेता है। जैसे कि सजा से बचो, मेन इसमें बच्चे कह रहे थे कि सजा से बचो। बच्चा स्कूल का काम करेगा क्योंकि उसको पता है कि अगर नहीं करेगा तो उसकी जो टीचर है उसको पिटाई करेगी उसकी। तो ये सजा का जो फियर रहता है बच्चे में, इस वजह से इस एज में बच्चा डिसीजन लेता है। तो ये हमारी स्टेज पहली है। और स्टेज सेकंड क्या कहती है कि सेल्फ इंटरेस्ट या इंस्ट्रूमेंटल पर्पस, कि मुझे क्या मिलेगा। बच्चा जो होता है इस टाइम मोरली डिसीजन उस हिसाब से लेता है कि उसके जो पर्सनल इंटरेस्ट है वो भी फुलफिल हो जाए। हम इसमें आगे देखते हैं, ये देखिए पहली क्या है? ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, कि बच्चे को टीचर का डर है इसलिए वो काम कर रहा है। यहाँ पे स्कूल का काम होमवर्क इसलिए करता है वो क्योंकि उसको मैम पिटेगी। अब क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं इस एज के, उनके लिए उनका जो टीचर होता है उसको छोड़ के और उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता। जो टीचर ने कहा, मतलब कि टीचर का फियर भी होता है और टीचर ही उनके लिए सब कुछ होता है। तो इस स्टेज में टीचर के अराउंड बच्चे की जो है लाइफ होती है और वो टीचर से डर के ही सारी चीजें करता है। तो हमने दूसरी स्टेज क्या देखी इसमें लेवल फर्स्ट में, कि उसके इंटरेस्ट जो होते हैं, उसके अगर इंटरेस्ट कहीं फुलफिल हो रहे हैं तो वो क्या करेगा, वो कोई काम कर देगा। अब आपने देखा होगा कि जैसे ये देखिए, ये बच्चा बोल रहा है कि मेरे को ये चाहिए, टॉय दे दे। तो ये कहेगा कि अच्छा मैं टॉय दे दूंगा लेकिन मुझे तेरे पास जो गाड़ी है वो मेरे को गाड़ी दे दे। तो ये एक्सचेंज कर लिया इन्होंने। तो इन दोनों के इंटरेस्ट क्या होते हैं? फुलफिल होते हैं। तो इस तरह से जो हमारी पहली स्टेज है जिसको हम प्री कन्वेंशनल बोल रहे हैं, उसमें बच्चे क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं इस तरह से। क्यों, कैसे लेते हैं? एक तो उनको पनिशमेंट का डर रहता है और दूसरा क्या होता है? उनके जो सेल्फ इंटरेस्ट होते हैं
वो अगर फुलफिल होते हैं तो वो मोरली डिसीजन बच्चे लेंगे। अब इसमें देख लीजिए, ये स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड का कंक्लूजन क्या लिखा हुआ है कि पहला क्या है, डर के मारे सही काम करते हैं बच्चा। दूसरा, लालच के लिए काम करते हैं कि बच्चे का अगर इंटरेस्ट पूरा हो रहा है तो वो क्या करेगा, काम करेगा। इसके बाद देखिए लेवल सेकंड, हमने लेवल फर्स्ट देख लिया और फर्स्ट लेवल में 2 स्टेज हमने देख ली। अब लेवल सेकंड में जो कि एज 10 से लेके 18 तक चलता है, इसमें क्या होगा कि इसको क्या बोलते हैं, पहले तो लेवल का नाम है कन्वेंशनल। पहला लेवल क्या था, प्री कन्वेंशनल, ये क्या है कन्वेंशनल। और थर्ड क्या होगा लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल। और तो सेकंड जो लेवल है हमारा कन्वेंशनल, इसमें 2 स्टेज इसमें आएगी। वैसे इसमें जो आप ये कंक्लूजन ये समझ सकते हो कि इसमें जो बच्चे की जो मोरालिटी है वो किस तरह से होती है, वो सोसाइटी के अराउंड एंड जो उसकी जो प्रेज होती है, प्रशंसा के अराउंड घूमती है। हम इसमें स्टेज देख लेते हैं। अब स्टेज थर्ड क्या है, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। बच्चा इस तरह से डिसीजन लेता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा एप्रिसिएशन, प्रशंसा, प्रेज, उसको ये सारी चीजें मिले, इस हिसाब से बच्चा अपने डिसीजन लेता है। तो क्या है मोरल डेवलपमेंट बच्चे का इस टाइम, या मोरल जो थिंकिंग है बच्चे की वो क्या है कि अगर उसको प्रशंसा मिलती है कि उसको एक अच्छा लड़का बनना है, अगर लड़की है तो उसको एक अच्छी लड़की बनना है, ये इस स्टेज में होता है। देखिए कैसे कि ये जो बच्चा है ये इसको, या ये जो लड़की है इसको क्या कर रही है, अपना जो टिफिन है वो शेयर कर रही है। उसके पीछे रीजन क्या है शेयर करने का, कि जो टीचर है इन दोनों की वो क्या कहेगी, वो अप्रिशिएट करेगी इसको भी इसको भी। इसलिए बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, कोई एक्टिविटी कर रहा है, कोई निर्णय ले रहा है अपना। एग्जाम्पल देखिए, अगर बच्चा दूसरों की मदद करता है ताकि टीचर उसकी तारीफ करे, इसलिए सारे जो है बच्चा इस टाइम काम करता है। कीवर्ड्स क्या रहेंगे कि अप्रूवल, रिस्पेक्ट, प्रेज, ये सारी चीजें मिलेंगी बच्चे को, इसलिए बच्चा ये कार्य एक्टिविटी करता है। और स्टेज फोर्थ में क्या है, लेवल 2 स्टेज फोर्थ, लो एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। ये क्या होता है लो एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, ये फोटो से देखिए। इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। जो ये ट्रैफिक लाइट है और यहाँ बच्चा क्या है, साइकिल पे है, इसके पीछे कुछ नहीं है और आगे भी कुछ नहीं है, तो हो सकता है कि हम जैसे बड़े भी होते हैं क्या करेंगे, इसको जो लाइट है लाइट को फॉलो नहीं करेंगे, नहीं रुकेंगे। अब सिग्नल क्या रेड का, रुकना नहीं रुकेंगे। लेकिन बच्चा रुका हुआ है क्योंकि बच्चा मानता है कि रूल्स, लॉ एंड ऑर्डर, ये सारी चीजें हमें फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि हम फॉलो नहीं करेंगे तो सिस्टम क्या है कि कोलैप्स हो जाएगा। इसलिए बच्चा इस स्टेज में इन चीजों को फॉलो करता है। ये बच्चे की मॉरल रीजनिंग होती है कि रूल्स जो है इंपॉर्टेंट है सोसाइटी को अच्छी तरह से रेगुलेट करने के लिए, अच्छी तरह से चलाने के लिए। बच्चा रिस्पेक्ट करता है लॉ एंड ऑर्डर की, बिकॉज बिलीव इफ एवरीवन ब्रेक लॉ एंड ऑर्डर देन हाउ द सिस्टम वर्क, कि अगर हम सब कानून तोड़ेंगे, रूल एंड रेगुलेशन तोड़ेंगे तो सिस्टम वर्क कैसे करेगा, ये बच्चा इस समय समझता है। एग्जांपल क्या है, बच्चा रेड लाइट पे रुकता है जबकि वहां कोई और व्हीकल नहीं रुका हुआ, फिर भी बच्चा रुकता है। तो कीवर्ड्स क्या है कि रूल, लॉ को, ऑर्डर को, व्यवस्था, ड्यूटी, ये सारी चीजें बच्चा इस स्टेज में क्या करता है, मानता है या करता है। तो हमने क्या देखा कन्वेंशनल में, लेवल 2 कन्वेंशनल, लेवल फर्स्ट क्या था, प्री कन्वेंशनल, लेवल 2 क्या है, कन्वेंशनल। और इसमें 2 स्टेज कौन कौन सी देखी हमने कि गुड बॉय नाइस गर्ल अप्रूवल होता है बच्चे के दिमाग में, कि वो कोई भी एक्टिविटी करता है वो इसलिए करता है कि उसको प्रशंसा मिले, कि उसको ये बोला जाए कि आप अच्छे लड़के हो, आप अच्छी लड़की हो। और दूसरा क्या था कि लॉ एंड ऑर्डर रूल्स, कि जो बच्चा होगा वो लॉ एंड ऑर्डर, जो लॉ एंड ऑर्डर है उनको फॉलो करता है। ये मानता है कि सोसाइटी को रूल और जो रेगुलेशन है वो अगर हम फॉलो करते हैं तभी सोसाइटी अच्छी ढंग से चल पाएगी। ये हमने देख लिया स्टेज नंबर हमारी 2 और लेवल नंबर 2 और स्टेज नंबर 3 एंड 4। इसके बाद आती है हमारी लास्ट स्टेज। अब जो मेजोरिटी ऑफ पीपल है वो स्टेज जो लेवल 2 है उसी में रह जाते हैं। अब हम जैसे मेजोरिटी जो हमारी पॉपुलेशन होती है वो क्या करती है कि उन्हें अप्रूवल चाहिए होता है सोसाइटी का। जो हम जितने भी रूल्स फॉलो करते हैं, एक्टिविटी जो हमारी होती है वो सोसाइटी के अप्रूवल पे, सोसाइटी की प्रेज पे, सोसाइटी की प्रशंसा पे निर्भर होती है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो सोसाइटी हमें और एक्सेप्ट करेगी। इस तरह से हम जो है कि डिसीजन लेते हैं। मैं यहाँ पे तो ये बच्चों के बारे में है कोलबर्ग ने तो, मैं लेकिन उन लोगों के एडल्ट जो है मैच्योर लोग उनके बारे में बात कर रहा हूँ कि मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो लेवल 2 है हमारा उसमें फंस के रह जाते हैं कि सोसाइटी के अराउंड ही निर्णय ले पाते हैं। जैसे ये कहावत भी चलती है ना कि 4 लोग क्या कहेंगे, तो ये जो 4 लोग क्या कहेंगे ये इसके पीछे की रीजनिंग क्या है कि सोसाइटी का अप्रूवल, सोसाइटी की प्रशंसा। तो ये हमारा लेवल 2 था जो कि कन्वेंशनल है। उसके बाद हमारा लेवल 3 आता है जिसको हम बोलते हैं पोस्ट कन्वेंशनल। पोस्ट कन्वेंशनल जो कि एज 18 प्लस के लोगों में होता है, या जो 18 प्लस लोग होते हैं वो फॉलो करते हैं। दिस इज द हाईएस्ट लेवल, ओनली 10 and 15% पीपल एवर रीच हियर, कि 10 से 15% जो है प्रतिशत लोग ही इस लेवल तक पहुंच पाते हैं। जैसे मैंने बताया था कि लेवल जो 2 है हमारा वहीं तक लोग रह जाते हैं। और जो 3rd लेवल में जाएंगे, अब इसमें जो हमारा लेवल 3rd है पोस्ट कन्वेंशनल, इसमें स्टेजेस 2 है। जैसे हमने पढ़ा है हर उसमें लेवल में 2 स्टेजेस है, तो इसमें 2 स्टेज कौन कौन सी रहेगी
पहली है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट इससे समझते हैं पिक्चर से कि जो हमारे, अब हम सबको पता है कि हमारे देश में लॉ है, कुछ कानून होते हैं, लेकिन ये जो 5th स्टेज है इसमें ये माना जाता है कि अगर कोई कानून आपकी जीवन से, आपकी लाइफ से बड़ा है तो हम उस कानून को तोड़ सकते हैं। अगर मैं इसमें एग्जांपल दूं कि जब भगत सिंह, जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था तो उस टाइम कानून तो बने हुए थे, अंग्रेजों ने कानून बना रखे थे देश में, लेकिन जब भगत सिंह को लगा कि ये कानून जो बनाए गए अंग्रेजों ने ये गलत है, ये अन्यायपूर्ण है, ये इनजस्टिस है, ये अनजस्ट है, तो उस टाइम भगत सिंह ने क्या किया, उन कानूनों को तोड़ा। जैसे पार्लियामेंट में उन्होंने असेंबली में जो बम फेंका वो क्या था, वो कानून तोड़ने के क्या थी, एक एग्जाम्पल है वो कानून तोड़ने का। तो हम ये कह रहे हैं कि स्टेज में आप कानून को तोड़ सकते हो अगर कानून अपना पर्पस जो है वो सर्व नहीं कर पा रहा है। ये हमारी क्या है 5th जो स्टेज है, लेवल 3rd। इसमें क्या है कि ह्यूमन राइट्स को महत्व दिया गया कि जो हमारे राइट्स होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कानून से। अगर सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट भी वही है, कॉन्ट्रैक्ट हम बोलते हैं रूल रेगुलेशन को, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट कोई ऐसा है जो कि हमारे जो राइट्स उनके अगेंस्ट जा रहा है तो हम उसको तोड़ सकते हैं। देखिए लॉ, कॉन्ट्रैक्ट्स आर मेड बाय सोसाइटी फॉर वेलफेयर, हमने बनाए हैं कानून हमारी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बनाए हैं, बट इफ ए लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ गोज अगेंस्ट ह्यूमन लाइफ, अगर कोई ऐसा कानून ह्यूमन लाइफ के अगेंस्ट जा रहा है देन द लॉ शुड बी चेंज, तो हमें कानून बदलना पड़ेगा, हमें कानून तोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ह्यूमन लाइफ इज बिगर देन लॉ या कॉन्ट्रैक्ट। तो इस स्टेज में आके ऐसी विचार, ऐसे आइडियोलॉजी एक व्यक्ति के, एक बच्चे के हो जाते हैं। बच्चा तो नहीं रहेगा क्योंकि 18-18+ हो गया, अडल्ट हो गया। बेसिक ह्यूमन राइट्स जो है वो सुप्रीम है, कोई भी कानून तोड़ा जा सकता है। गलत कानून के लिए आंदोलन किया जाना चाहिए, किया जा सकता है, उसको तोड़ा जा सकता है। ये हमारी स्टेज जो है 5th थी, जिसमें हमने पढ़ा कि ह्यूमन राइट्स को महत्व दिया जा रहा है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये जो लॉ है उसको, उनको तोड़ा जा सकता है। इसके बाद हमारी आती है जो लास्ट स्टेज है, स्टेज 6 की यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। इस स्टेज तक पहुंचने वाले बहुत कम लोग हैं, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। क्यों, क्या होता है इस स्टेज में? देखिए ये हमारे गांधी जी की फोटो लगाई हुई है हमने। जैसे गांधी जी ने एक नॉन कोऑपरेटिव या जिसको हम कहें असहयोग आंदोलन चलाया था, जो कि बाद में गांधी जी ने क्या कर लिया था, वापिस ले लिया था। और उसके पीछे गांधी जी ने क्या रीजन दिया था कि जो बिहार में जो घटना हुई है, चोरी चारा कांड जिसको हम बोलते हैं, जो कांड हुआ है उस वजह से मैं इसको वापस ले रहा हूं, क्योंकि इसमें जो है नॉन वायलेंस हो गई है पब्लिक हमारी। तो अब गांधी जी जो जिस प्रिंसिपल को मानते थे वो क्या थे, नॉन वायलेंस। अब लोग क्या हो गए, वायलेंस हो गए हैं, मतलब उन्होंने हिंसा कर दी है। अब गांधी जी का जो प्रिंसिपल था वो नॉन वायलेंस था, तो गांधी जी ने अपने प्रिंसिपल के लिए उस आंदोलन को क्या कर लिया, वापस ले लिया। तो ये जब हम इस तरह से कोई व्यक्ति अपने प्रिंसिपल्स, इतने प्रिंसिपल इतने अंदर, मतलब या जो इतना मानने लग जाते हैं उस प्रिंसिपल को, और बहुत सारे प्रिंसिपल होते हैं, ये तो मैंने एक बताया, ट्रूथ के बारे में बताया गांधी जी के। जो व्यक्ति बिलीव करता है कि जस्टिस होना चाहिए, इक्वालिटी होना चाहिए, यूनिवर्सल ट्रूथ, इन सब में बिलीव करता है कि जो यूनिवर्सल है। अब आप इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो भारत तक सीमित नहीं है, वो इंटरनेशनली हम ये कहीं यूनिवर्सल है, वो सार्वभौमिक है। जस्टिस का कंसेप्ट है, अगर हमें ये लगता है कि बांग्लादेश में किसी व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है, अनजस्ट हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, अनइक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो जो व्यक्ति उसके खिलाफ ये देखे बिना आवाज उठाएगा कि ये गलत हो रहा है, तो वो व्यक्ति क्या करता है, यूनिवर्सल बेसिक प्रिंसिपल्स में विश्वास करता है, यकीन करता है। अब इसमें आगे देखिए ये कीवर्ड्स रहेंगे इसके, जस्टिस, यूनिवर्सल ट्रूथ। अब थिंकिंग कैसे होती है इसमें, जो इस एज में, जो स्टेज में चला जाता है, आई विल डू व्हाट माय कॉन्शियस से इज राइट इवन इफ आई एम हैंग्ड फॉर इट, मुझे फांसी दे दी जाए बेशक से, लेकिन जो सच है, जो ट्रूथ है, जो एथिकल है, जो राइट है, जो इक्वालिटी में को प्रमोट करता है, जो जस्टिस की बात कर रहा है, वो सब चीजों को मैं फॉलो करूंगा, मैं मानूंगा, बेशक से मुझे हैंग किया जाए, मेरे को फांसी दे दी जाए। माय प्रिंसिपल्स आर यूनिवर्सल, ट्रूथ, नॉन वायलेंस, जस्टिस, इक्वालिटी। पर्सनैलिटीज में जैसे एग्जांपल क्या रहेंगे इसके, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला और भगत सिंह। इवेंट क्या है, गांधी जी वेंट, एग्जांपल क्या है इसमें, जैसे गांधी जी वेंट टू जेल बिकॉज फॉर हिम ट्रूथ वाज बिगर देन ब्रिटिश लॉ। ये हमारा एग्जांपल है कि गांधी जी के लिए, गांधी जी ने जेल जाना प्रेफर किया, क्यों? क्योंकि उनके लिए ट्रूथ बड़ी थी, कानून जो ब्रिटिश कानून थे उनसे ऊपर थी। अब ये देख लीजिए, ये हमारी स्टेज 6, ये स्टेज हमारी 5th थी, जिसमें हमने पढ़ा था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ह्यूमन राइट्स के बारे में, कि ह्यूमन राइट्स है जो लॉ से ऊपर है। इसमें हमने देखा कि बहुत से यूनिवर्सल एथिक प्रिंसिपल होते हैं, जो व्यक्ति उन प्रिंसिपल्स को मानता है, जो उनको फॉलो करता है, उनमें विश्वास रखता है, वो व्यक्ति स्टेज में आएगा, 6th स्टेज में आएगा। अब ये हमने जो आज डिस्कस किया वो क्या डिस्कस किया, एक बार से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। कि सबसे पहले हमने देखा कि जो हमारा आज का थिंकर था कोलबर्ग, लॉरेंस कोलबर्ग, वो अमेरिकन
जो एक साइकोलॉजिस्ट है, और उनकी जो थ्योरी आती है वो थ्योरी आती है कि बच्चे का नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हमने देखा था कि बच्चा जो है झूठ क्यों बोलता है। हर पेरेंट्स की ये रहती है शिकायत कि बच्चा झूठ बोलता है हमारा, तो झूठ बोलने के पीछे कारण क्या है वो हमने देखने की कोशिश की थी कोलबर्ग की थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो हमने ये देखा कि जो हमारे प्याजे थिंकर है इससे पहले, उन्होंने नहीं बताया कि बच्चा डेवलपमेंट, मोरल डेवलपमेंट किस तरह से करता है, नैतिक विकास बच्चा किस तरह से होता है। हमने पढ़ा वाइगोस्की ने अपनी थ्योरी में नहीं बताया कि बच्चे का नैतिक विकास किस तरह से होता है। तो हमारे यहाँ पे फिर जो थिंकर या थ्योरिस्ट आते हैं, कोलबर्ग आते हैं, लॉरेंस कोलबर्ग आते हैं, उन्होंने बताया कि बच्चे का मोरल डेवलपमेंट किस तरह से होता है। तो उन्होंने 3 लेवल बताए। सबसे पहला लेवल क्या था? प्री कन्वेंशनल। सबसे पहले लेवल था प्री कन्वेंशनल, दूसरा लेवल क्या था? कन्वेंशनल, और तीसरा लेवल क्या था? प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और उसके बाद पोस्ट कन्वेंशनल। ये 3 लेवल थे, और हमने ये देखा कि हर लेवल में क्या है? 2 स्टेज है। अब यहां हमने जो देखा था प्री कन्वेंशनल में, इसमें 2 स्टेज कैसे थी कि बच्चा किस तरह से, बच्चे का मोरलिटी डेवलपमेंट या जो उसका नैतिक विकास है वो अभी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसकी जो एज है वो उतनी नहीं है, वो इमेच्योर है मेंटली भी और एज के हिसाब से भी। इसलिए बच्चा जो यहाँ इस स्टेज में जो काम करता है वो कैसे करता है प्री कन्वेंशनल में, कि वो डर से, फियर से चीजों को फॉलो करता है, या फिर रिवार्ड से, या अगर उसका इंटरेस्ट दिखता है कहीं उस बच्चे को तो उस हिसाब से वो बच्चा काम करता है, उस हिसाब से एक्टिविटी करता है अपना। और दूसरा हमने क्या देखा था? कन्वेंशनल में देखा हमने कि कोई व्यक्ति कन्वेंशनल में क्या आएगा? कन्वेंशनल में हमने देखा कि जो रूल रेगुलेशन है, एक तो उसको फॉलो किया जाएगा। रूल रेगुलेशन जो होते हैं उसको जो कोई व्यक्ति है वो फॉलो करेगा। देख लेते हैं एक बार थोड़ा, ये हमने देख लिया। हाँ, ये था हमारा कि लेवल 2 में जो कि कन्वेंशनल है, अच्छा बच्चा, प्रशंसा, मतलब कि आप एक अच्छे बच्चे हो। एक बच्चा जो है वो अपने पिता की लाई हुई ड्रेस पहन लेता है। क्यों पहन लेता है? बिना किसी छांट के कि मैं नहीं पहनूंगा, ये अच्छी नहीं, अच्छी नहीं। क्यों नहीं पहन लेता है? क्योंकि उसका पिता उसको कहेगा कि बेटा तू बहुत अच्छा है, या बेटी तू बहुत अच्छी है। ये प्रशंसा, ये प्रेज जब बच्चा चाहत होती है बच्चे के अंदर, ये स्टेज हमारी कौन सी होती है? स्टेज 3 होती है, लेवल 2 होता है। उसके बाद हमने इसमें देखा था कि लॉ एंड ऑर्डर करता है फॉलो बच्चा। क्यों करता है? उसको सोसाइटी का उसके ऊपर प्रेशर होता है, या सोसाइटी को वो मानता है। जब जो 4 लोगों वाली बात हमने कही थी कि 4 लोग क्या कहेंगे, वो स्टेज नंबर 4 में आएगी। तो हमने ये भी देखा था कि ज्यादातर जो लोग हैं वो लेवल 2 तक ही पहुंच पाते हैं, स्टेज 3 और 4 तक ही पहुंच पाते हैं। लेवल जो 3 है हमारा, उस तक बहुत कम लोग जा पाते हैं। क्यों? क्योंकि लेवल 3 में क्या आता है? लेवल 3 जो हमारा पोस्ट कन्वेंशनल है, उसमें क्या आएगा? एक तो ह्यूमन राइट्स, जो ह्यूमन राइट्स को हमने इंपॉर्टेंस दी, जो व्यक्ति कानून से भी ऊपर ह्यूमन राइट्स को मानने लग जाए वो इस स्टेज में गिना जाएगा। और दूसरा व्यक्ति जो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल को फॉलो करे, वो व्यक्ति इस स्टेज के अंदर आएगा या इस लेवल के अंदर आएगा। इसके बाद हमने एक हिंज डिलेमा भी देखा था कि एक व्यक्ति है, उसकी जो पत्नी है वो बीमार है, उसको जो मेडिसिन चाहिए वो एक केमिस्ट के पास है, वो केमिस्ट उसको बहुत एक्सपेंसिव उस पे दे रहा है। तो वो क्या करे? उसको चोरी कर ले, क्योंकि उसके पास पैसे तो है नहीं। तो हमने ये डिलेमा या डायलेमा देखा था। डायलेमा होता है, एक दुविधा होती है, ये उसके सामने एक दुविधा थी। तो कोलबर्ग ने जब ये सवाल पूछा बच्चों से, तो बच्चों के अलग अलग आंसर थे। हमें आंसर पे नहीं जाना कि आंसर क्या दिया उन्होंने, चोरी करनी चाहिए नहीं करनी, हमें जाना कि बच्चे ने रीजनिंग क्या दी उसके बिहाइंड, वो हमने डिस्कस किया था। इसके बाद हम लास्ट में अब हमारे लेक्चर के, तो हम कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सिर्फ 5 क्वेश्चन है। कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? ए चाइल्ड सेज आई वुड नॉट टेक द चॉकलेट बिकॉज मम्मा विल बीट मी। कि मैं चॉकलेट नहीं ले सकता, क्यों? मम्मा मेरी मम्मा जो है मेरी पिटाई कर देगी अगर मैंने आपसे चॉकलेट ली और चॉकलेट खाई तो। ये क्या दिख रहा है आपको? बच्चे के अंदर फियर दिख रहा है। तो हमने ये देखा था कि फियर की जो स्टेज होती है, डर की जो स्टेज होती है, वो कौन सी स्टेज होती है? या हम ये कहें ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, ये लिखा हुआ कि बच्चा डरता है, स्टेज नंबर 1 है ये। बच्चा जो सारे निर्णय अपने जो लेता है पनिशमेंट से, या जो आदेश ओबीडियंस या फॉलो करता है, ये हमने 1st स्टेज में देखा था। सेकंड क्या है? रवि ने क्या किया? डजंट कॉपी इन एग्जाम बिकॉज ही फियर्स गेटिंग कॉट एंड पनिश्ड। दोबारा से वही बात है कि रवि को क्या है? डर है उसको कि कहीं वो पकड़ा ना जाए अगर उसने क्या कर ली, कॉपी कर ली, एग्जाम में चीटिंग कर ली। तो ये भी किस में आएगी? ही वांट्स समथिंग इन रिटर्न, नहीं। ही वांट्स टू लुक एट, नहीं। ही वांट्स टू रिमेन रूल्स ऑफ सोसाइटी, नहीं। ही वांट्स टू अवॉइड पनिशमेंट। हमने देखा था 1st स्टेज में क्या करना चाहता है बच्चा? कि सजा को क्या करो? अवॉइड करो जितना कर सकते हो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कि प्रिया हेल्प्स हर फ्रेंड विद नोट्स सो दैट हर फ्रेंड विल हेल्प लेटर। अब मतलब लेटर, प्रिया हेल्प कर रही है उसके फ्रेंड की, क्यों? इस भाव से कर रही है ताकि उसका जो फ्रेंड है वो भी बाद में करे। तो क्या दिख रहा है आपको कि जो बच्चा है वो क्या कर रहा है? अपना जो उसका सेल्फ इंटरेस्ट है वो चाहता है कि मैं मदद करूंगा तो ये भी करेगी मेरी बाद में। फियर ऑफ टीचर नहीं है। यू हेल्प मी, आई विल हेल्प यू, म्यूचुअल बेनिफिट, ये इसका आंसर रहेगा बी। इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि अमित फॉलो
traffic rules even at 3 a.m. on an empty road because he thinks everyone must follow law for society to work। तो ये किस में आएगा कि हमें क्या ये दूसरों की प्रशंसा चाहता है? नहीं, कोई है ही नहीं वहां पे, एम्प्टी रोड है, 3 बजे, वो फिर भी ट्रैफिक रूल्स जो उसको फॉलो कर रहा है, वो क्या वो जेल जाने से नहीं? वहां पे है ही नहीं, जब कोई पुलिस नहीं है तो किस तरह जेल जाएगा? टू फॉलो हिज इनर, नहीं, ये है टू मेंटेन सोशल ऑर्डर एंड ड्यूटी। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि वो जो सोसाइटी है उसका जो एक ऑर्डर है, सोशल ऑर्डर है, जो उसको फॉलो करता है, वो चाहता है कि अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो जो सोसाइटी में ओवरऑल जो रूल रेगुलेशन है, जो सोसाइटी चल रही है, वो क्या हो जाएगी? उससे रुक जाएगी, अगर हम अच्छी तरह से रूल रेगुलेशन सोसाइटी के फॉलो नहीं करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हिंज शुड स्टील ड्रग्स बिकॉज सेविंग अ लाइफ इज मोर इंपॉर्टेंट देन लॉ एंड लॉज दैट डोंट प्रोटेक्ट लाइफ शुड बी चेंज। ये कह रहा है कि हिंज को, जो एक पर्सनैलिटी पढ़ी थी, हमने केस पढ़ा था कि उसको वो जो ड्रग्स है वो चोरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि लाइफ से बड़ा कोई भी कानून नहीं है किसी की अगर लाइफ बचानी है। तो यूनिवर्सल प्रिंसिपल तो नहीं है, लॉ मस्ट बी ओबेड एट ऑल कॉस्ट, ये भी नहीं है। तो वो कह रहा है कि चोरी कर लेनी चाहिए क्योंकि जीवन सबसे बड़ा है, बिकॉज ह्यूमन राइट्स एंड लाइफ आर अबव लॉ एंड सोसाइटी कैन चेंज अनजस्ट लॉ। तो ये हमारा क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। तो ये हमने आज जो है 5 इसमें हमने क्वेश्चन डिस्कस किए, और यहाँ पे हमारे जो थिंकर कोलबर्ग है, लॉरेंस कोलबर्ग, अब आप इसको याद कैसे रखोगे कि लॉरेंस कोलबर्ग ने कौन सी थ्योरी दी है? तो मैं आपको इसकी छोटी सी ट्रिक बताता हूं कि जैसे हमारे देश में भी एक लॉरेंस है, आप सबने नाम सुना होगा। अगर वो व्यक्ति मोरालिटी पे कुछ बात कहने लग जाए तो आपको थोड़ा क्या लगेगा? पैराडॉक्स लगेगा। तो यही चीज है कि लॉरेंस कोलबर्ग किस चीज की बात कर रहे हैं? मोरालिटी की बात कर रहे हैं। तो ये हमारी आज की लॉरेंस कोलबर्ग के बारे में हमारी थ्योरी थी कि किस तरह से इन्होंने मोरल डेवलपमेंट के बारे में बताया कि बच्चे का नैतिक विकास किस तरह से होता है। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम नेक्स्ट जो हमारे थिंक कर रहे हैं थ्योरिस्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, इसको वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।